हेलो दोस्तों। आज लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे समास। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। वर्ण विचार पढ़ लिया है, ठीक। जिसमें हम क्या पढ़े थे? स्वर, व्यंजन, ठीक। और हमने एक चीज और पढ़ ली क्या पढ़ ली? संधि, ठीक है। हमने संधि भी पढ़ ली, ठीक है। थोड़ा हैंग कर गया है, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे समास। समास, तो सबसे पहले बात करते हैं कि समास होता क्या है। जैसे हमने संधि में पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो समास क्या है? समास में दो पदों या दो शब्दों, ठीक है, दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है जो नया शब्द बनता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? समास, ठीक है। उस मेल को समास कहते हैं, ठीक है। और जो शब्द बनता है उसे कहते हैं सामासिक, सामासिक शब्द, ठीक। तो ये हो गया समास। समास क्या है? संधि क्या है? वर्णों का मेल होता है, ठीक। समास क्या है? शब्दों का मेल होता है, ठीक। अब और आगे देखते हैं। अगर समास जैसे उदाहरण देख लें, जैसे माता पिता, ये सामासिक शब्द है, ठीक है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलेंगे समास। इसका अगर हम अलग अलग कर दें तो इसको बोलते हैं समास विग्रह, ठीक है। समास विग्रह, वहां संधि विच्छेद होता था, यहाँ समास विग्रह, ठीक। क्या है? माता और पिता। तो ये और शब्द इसमें छुपा हुआ था जो कि विग्रह के बाद वापस आ गया, ठीक। तो इसमें समास में दो पद होते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व पद और इसको बोलते हैं उत्तर पद, ठीक। या इसको कभी कभी बोल देते हैं पहला पद और इसको दूसरा पद, ठीक है। तो पूर्व पद उत्तर पद आप समझ गए, परिभाषा में ये प्रयुक्त होंगे। समास विग्रह समझ गए, और उल्टा इसको कर दो तो ये हो जाएगा समास, ठीक है। क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे। समास क्या होता है ये समझ गए, समास विग्रह क्या होता है ये समझ गए, समास पद समझ गए, ठीक है। अगर हम बात करें तो सामान्यतः समास जो है 6 प्रकार के हैं, ठीक। कौन कौन से? नंबर 1, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। नंबर तीसरा, तत्पुरुष समास, ठीक। चौथा, तत्पुरुष के बाद आपका है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक। उसके बाद पांचवा, अव्ययी भाव समास, और सिक्स और अंतिम बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास,
ठीक, तो ये मुख्यतः हमारे 6 समास हैं 10th लेवल पे अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि हमारा एग्जाम 10th लेवल का ही पूछ रहा है, तो 6 हैं। ठीक, अब एक एक करके डिटेल में एक एक को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका द्वंद्व समास। तो पहला है आपका द्वंद्व समास। क्या कहता है द्वंद्व समास? ठीक है, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब इसमें पहला या पूर्व पद और उत्तर पद या दूसरा पद भी बोलते हैं, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब मुख्य होते हैं। ठीक, ठीक है, और दोनों के दोनों पद क्या होते हैं? या तो संज्ञाएं या विशेषण होते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे संज्ञा और विशेषण क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में आप समझ लीजिए संज्ञा मतलब नाउन और विशेषण मतलब एडजेक्टिव। ठीक, अब समझ गए होंगे हिंदी में क्या होते कैसे डिफाइन करेंगे हम, जब इनको सेपरेटली पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक, अच्छा उदाहरण देख लेते हैं इसका। ठीक, जैसे सीता डैश राम। एक और चीज है द्वंद्व समास पहचानने की, दो शब्दों के बीच ज्यादातर ये डैश लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, इसका अगर विग्रह करेंगे तो सीता और राम। ठीक, जैसे जैसे भाई बहन, तो भाई और बहन। ठीक है, जैसे पाप और पुण्य, पाप पुण्य क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। ठीक है, तो ये है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या है, दोनों पदों को और शब्द का लोप हो जाता है और इसको डैश लगा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक, ये आपका द्वंद्व समास। आगे द्वंद्व समास खत्म हो गया और कुछ इसमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा था आपका द्विगु समास। ठीक, इसमें क्या है द्विगु समास में प्रथम पद जो है आपका संख्यावाचक होता है। ठीक है, प्रथम पद जो है आपका संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक मतलब नंबर से शुरू होगा, संख्यावाचक होता है। ठीक, जैसे चौराहा क्या हो जाएगा? चार रास्तों का समूह। पहला पद जो है देखिए आपका संख्यावाचक, वैसे ही आपका जैसे नवरत्न, नवरत्न। ठीक है, तो नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। ठीक, तो प्रथम पद संख्यावाचक है। वैसे ही आपका पंच पात्र क्या हो जाएगा? पांच पात्रों का समूह। क्लियर? तो ये हो गया द्विगु समास। द्विगु समास से पहचानने क्या है, प्रथम पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है आपका तत्पुरुष समास।
क्लियर। तत्पुरुष समास क्या कहता है? इस समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है? दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और इस पद के जो दो शब्द मिलते हैं उसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। तो आप बोलेंगे कारक चिन्ह क्या होता है सर? ठीक है, तो कारक चिन्ह देख लेते हैं। फिर भी हम एक बार ग्रामर पोर्शन जब स्टार्ट करेंगे वहाँ कारक विभक्ति देखेंगे, लेकिन यहाँ यूज हुआ तो एक बार कारक चिन्ह देख लेते हैं। तो कारक और उनके कारक चिन्ह। ठीक है, कारक होता है कर्ता, इसका कारक चिन्ह होता है कर्ता ने। ठीक है, फिर कर्म, विभक्ति भी देखेंगे तो प्रथम द्वितीय ऐसे बढ़ता जाएगा। कर्म को करण, ठीक है, से या के द्वारा, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक, संप्रदान के लिए संप्रदान का होता है के लिए। ठीक है, अपादान, संप्रदान के बाद अपादान। अपादान क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है। देखो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, और इसका होता है अपादान से, लेकिन ये से होता है अलग होने के लिए, जहां अलग होने का बोध हो। ठीक है, वहां प्रयोग होता है। ठीक है, अपादान के बाद संबंध। संबंध में का, की और के ये चिन्ह होते हैं। ठीक है, संबंध के बाद, संबंध के बाद अधिकरण। अधिकरण में मैं और पर, मैं या पर चिन्ह होता है। उसके बाद अंतिम होता है संबोधन। संबोधन, संबोधन कारक का क्या होता है चिन्ह? हे या अरे। ठीक, सो आपको अभी तत्पुरुष समास के लिए क्या होगा? कर्म से शुरू होता है तत्पुरुष समास, और कहाँ खत्म होता है? अधिकरण। ठीक है, 6 टाइप के तत्पुरुष हैं। तो कर्म में जहां पर कर्म के चिन्ह का लोप होता है उसको कर्म तत्पुरुष बोल देते हैं। करण में जहां करण के चिन्ह का लोप होता है उसको करण तत्पुरुष बोलते हैं। संप्रदान में के लिए का लोप होता है। अपादान में से का लोप होगा। संबंध में काकी का लोप होगा, और अधिकरण में मैं पर का लोप होगा। तो बस इनका नाम लगा देते हैं तत्पुरुष के आगे, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसी को बोल देते हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचम तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तम तत्पुरुष। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं तत्पुरुष के भाग क्या क्या है, इसमें कौन सा चिन्ह लोप होता है। पहला अगर हम देखेंगे तत्पुरुष में तो आएगा सबसे पहले आपका कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास, आप जानते हैं इसमें कर्म कारक के चिन्ह का लोप होगा। तो लोप किसका होगा? कर्म कारक चिन्ह। क्या होता है कर्म कारक? कर्ता ने कर्म को हो जाएगा ये, इसका लोप होगा आपका। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण। ठीक है, जैसे मतदाता, मतदाता, ये क्या हो जाएगा? मत को देने वाला। देखिए, तो मत को, ये को विभक्ति का यहाँ पर लोप हो गया। देखिए, मतदाता बचा है। ठीक है, को का लोप हो रहा है जब ये बन रहा है, समास बन रहा है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ को चिन्ह का लोप हो गया।
ठीक है, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास क्या है? स्वर्ग को प्राप्त, विभक्ति का लोप हो रहा है तो तत्पुरुष समास हो गया। और कौन सा तत्पुरुष? को का लोप हो रहा है तो कर्म तत्पुरुष। दूसरा है आपका करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष समास। ठीक, करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति का लोप होगा, करण कारक इस चिन्ह का लोप होगा। ठीक है, तो करण कारक का चिन्ह क्या है? करण कारक का चिन्ह क्या है? करण कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, तो से या के द्वारा इनका लोप होगा। जब भी समास होगा तो दो शब्दों के बीच से इन चिन्हों का लोप हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा करण तत्पुरुष। उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे रस भरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रस से भरा। ठीक, तो इनका जब समास करेंगे, ये तो समास विग्रह हो गए, समास करेंगे तो से का लोप हो जाएगा, रस भरा। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे तुलसी कृत, तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, तो के द्वारा पर आप यहाँ पर लोप हो रहा है तो करण तत्पुरुष है। ठीक है, जैसे रोगग्रस्त। ठीक है, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त क्या जाएगा? रोग से ग्रस्त। ठीक, तो यहाँ पर देखिए से का लोप हो रहा है तो करण तत्पुरुष हो गया। अब आगे करण तत्पुरुष के बाद है आपका तीसरा, क्या आ जाएगा? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, संप्रदान के लिए। ठीक है, इसका विभक्ति, इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? के लिए। तो यहाँ लोप किसका होगा? गायब कौन होगा? के लिए। के लिए गायब हुआ, मतलब आप समझ जाएंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास है। उदाहरण जैसे हथ कड़ी, क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। ठीक, तो यहाँ पर के लिए का लोप हो रहा है जब आप समास कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है? ये सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह। ठीक, तो यहाँ पर के लिए का आपका लोप हो रहा है, तो ये है आपका संप्रदान तत्पुरुष। अगर और बात करें, अगला चौथा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है? अपादान का कारक चिन्ह, अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है, लेकिन वो से किसके अर्थ में होता है? अलग होने के अर्थ में, मतलब किसी चीज से डिटैच हो रहे हैं, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसके। जब भी आपका समास होगा तो यहाँ से चिन्ह का लोप होगा। जैसे उदाहरण
उदाहरण आपका अपादान का, जैसे धनहीन, धनहीन क्या हो जाएगा, धन से हीन। देखिए धन और जो भी व्यक्ति है उससे अलग हो रहा है धन, तभी तो उसको धन से हीन बोलेंगे। तो यहाँ से का लोप हो रहा है अलग होने के अर्थ में, तो क्या हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष। ठीक है। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन बुद्धि से हीन, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष। उसके बाद अपादान के बाद संप्रदान, अपादान के बाद संबंध, ठीक। संप्रदान हम पढ़ चुके हैं, संबंध तत्पुरुष समास। तो इसमें संबंध कारक चिन्ह का लोप होगा, तो कारक चिन्ह इसमें कौन से होते हैं, का की के, का की और के, इन तीनों सब चिन्ह का लोप होगा। जैसे उदाहरण प्रेम सागर, क्या होगा इसका, प्रेम का सागर। तो यहाँ पर का लोप हो रहा है, ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष है। भारत रत्न, भारत रत्न दूसरा एग्जाम्पल, तो भारत का रत्न, तो यहाँ पर का लोप हो रहा है, ठीक है, तो संबंध हो गया। उसके बाद है अगला अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक। अधिकरण तत्पुरुष समास में इसके कारक चिन्ह का लोप होगा अधिकरण के, तो अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है आप जानते हैं, मैं अभी बता चुका हूँ, क्या है, मैं या पर, ठीक। तो इसका लोप होगा, तो उदाहरण देख लेते हैं कैसे। उदाहरण जैसे नीति निपुण, नीति निपुण, तो क्या हो जाएगा, नीति में निपुण, ठीक है। जैसे घुड़सवार, क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो देखिए यहाँ मैं का लोप हो रहा है, यहाँ पर का लोप हो रहा है, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तत्पुरुष के हमने सारे भेद पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं, जो हम अगला समास पढ़ेंगे कर्मधारय समास, ठीक है, कर्म धारय समास। इस समास की क्या विशेषता होती है भाई, इस समास में पूर्व पद, पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक। पूर्व पद आपका विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक, क्लियर। मतलब प्रथम पद आपका विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। उदाहरण में देखते हैं, ठीक है, जैसे महाकवि, ठीक। तो देखिए प्रथम पद क्या है, महा विशेषण, ठीक, और ये इसकी वो बता रहा है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, महान है जो कवि। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, सॉरी मैंने कहा अभी गलत बता दिया था। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और ये विशेषण जो इसकी विशेषता बताएगा। कवि क्या हो गया इसमें, विशेष, और ये हो गया आपका विशेषण महा। ठीक है, ऐसे ही आपका नील कमल, नील कमल क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इसमें क्या देखिए, कमल की विशेषता बताई जा रही, तो कमल हो गया विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण हो गया आपका नील। ठीक, तो पहले मैंने अभी गलत बता दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि उत्तर पद विशेष होता है और विशेष की प्रथम पद विशेषता बताता है, मतलब पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। सिंपल सा अगर बोले तो उत्तर पद की विशेषता कौन बताता है, पूर्व पद। ठीक है, उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बताता है, तो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे महाकवि, तो कवि की विशेषता बता रहा महा, क्योंकि जो कवि है जो कि महान है। वैसे कमल की विशेषता बता रहा नील, कमल कैसा है, नीला है। ठीक है, तो कमल हो गया विशेष और नील हो गया विशेषण, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय। जब आपका उत्तर पद जो है विशेष हो, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, और प्रथम पद वो हो जो विशेषता बता रहा हो, अर्थात विशेषण हो। ठीक है, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद अगला है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है हम पढ़ेंगे, जब अव्यय पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम पद अव्यय होता है, तो ऐसे समास को हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, और जो अव्ययी भाव का समस्त पद होता है, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद मिला के जो पद होता है, वो वाक्य में क्रिया विशेषण के तौर पर प्रयोग हो सकता है। वाक्य में क्रिया विशेषण के तौर पर प्रयोग हो सकता है। प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, ठीक है, जैसे यथा स्थान, तो स्थान के अनुसार का विग्रह हो जाएगा। इसमें यथा जो है वो अव्यय है। ठीक है, प्रत्यय को, एक प्रत्यय सब कुछ प्रकार के प्रत्यय होते हैं जिनको अव्यय भी बोलते हैं। वैसे ही आपका प्रतिदिन हो जाएगा, प्रत्येक दिन, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है, ये भी अव्यय है, तो ये आपका प्रथम पद अव्यय है। ठीक, उसके बाद अगला है आपका और लास्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक, इसमें क्या होता है, जो समास के दोनों पद हैं, दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ या तीसरे अर्थ की तरफ, किसी तीसरे अर्थ की तरफ इंगित करते हैं। ठीक, जैसे जैसे आपका हो जाएगा नीलकंठ, नीलकंठ, तो नीला है, कंठ
जिसका, अर्थात कौन है, किसका है, शिव जी। तो देखिए ये नील और कंठ दोनों मिलके एक तीसरे अर्थ की तरफ जा रहे हैं, शिव जी की तरफ। ऐसे समास होता है तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, तो लंबी, लंबा है उदर जिसका, ठीक, अर्थात गणेश जी, ठीक। तो इस टाइप के जो समास होंगे उनको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। अब क्या है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि दोनों समास होते हैं उसमें, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें दो समास होते हैं इकट्ठे, ठीक। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसे शब्द जिनमें दो समास हो सकते हैं, तो पहले देखते हैं आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि, ठीक है। तो इनका एक शब्द है पीताम्बर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे होगा तो ये हो जाएगा कर्मधारय है। क्यों, इसमें क्या हो रहा है कि अंबर की विशेषता पीला शब्द बता रहा है, ठीक है, वही हमने पढ़ा है। अगर हम इसी को ऐसे लिखें, पीताम्बर को पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन पहनता था पीला वस्त्र जनरली, श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। तो इस अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ क्या होगा कि ये दोनों शब्द किसी तीसरे अर्थ की तरफ इंगित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक। तो ये ऐसा शब्द है जिसमें कि दोनों समास हो सकते हैं। उसके बाद नीलकंठ मैंने बताया था, नीलकंठ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नीला है जो कंठ, अगर ऐसा आप करते हैं, नीला है जो कंठ, तो आपको हो जाएगा क्या, कर्मधारय है। क्यों, क्योंकि कंठ की विशेषता नीला बता रहा है भाई, ठीक है। अगर हम लिख दें कि नीला कंठ वाला, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, जिसका अर्थात शिव जी, ठीक है, शिवाजी नहीं शिव जी, तो इसमें बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से दो और में कंफ्यूजन होता है, मतलब दोनों होते हैं एक ही शब्द में। कौन कौन से आपके, ये तो थे कर्मधारा और बहुब्रीहि। अब है द्विगु समास और बहुब्रीहि, ठीक। इनके शब्द क्या हैं, जैसे दशानन, ठीक है। इसमें लिख दें अगर 10 आनन का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं कि 10 हैं आनन जिसका या जिसके, अर्थात रावण, या 10 आनन वाला अर्थात रावण, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि क्योंकि ये तीसरे अर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक। क्लियर, ऐसे ही आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या है, चार भुजाओं का समूह,
तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक। और अगर मैं इसी को लिख दूं कि चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। ठीक है, विष्णु भगवान को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बहुप्री। ठीक, तो समझ गए होंगे आई होप। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें दोनों समास होंगे, तो बार बार मुझे पूछिएगा मत कि सर इसमें ये है कि ये है। ठीक है, और कोई डाउट रह गया हो इसमें तो जरूर पूछिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम अभी सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, आई होप कि आप एंजॉय किए होंगे इस लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।